प्रिय व्यूअर्स, ये संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल का पीटी थिंक एंड सॉल्व प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के अंतर्गत प्रत्येक दिन यूपीएससी और स्टेट पीसीएस से संबंधित 5 प्रश्न व्याख्या सहित उत्तर के साथ आपको दिए जाएंगे। हमें आशा है कि ये प्रोग्राम आपकी तैयारी में मददगार साबित होगा। तो चलिए देखते हैं आज के अपने प्रश्नों को। बायोडीजल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, इसे वनस्पति तेलों, पशु वसा तथा खाद्य पदार्थों में प्रयुक्त तेल से उत्पादित किया जा सकता है। यह पूर्णतः गैर विषाक्त होता है। दूसरा, यह कार्बन तटस्थ होता है और तीव्रता से जैव विघटित होने में सक्षम है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही लग रहे हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 ना ही 2। ऑप्शन सी। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने रुचि की अभिव्यक्ति योजना के तहत यूज्ड कुकिंग ऑयल पर आधारित बायोडीजल की आपूर्ति को अनुमति प्रदान कर दी है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने 10 अगस्त 2019 को विश्व जैव ईंधन दिवस के अवसर पर यूज्ड कुकिंग ऑयल से उत्पादित बायोडीजल की खरीद के लिए रुचि की अभिव्यक्ति योजना की शुरुआत की थी। इसका उद्देश्य यूसीओ निर्मित बायोडीजल के संग्रहण तथा रूपांतरण के लिए एक परितंत्र तैयार करना है। बायोडीजल पारंपरिक या जीवाश्म डीजल की तरह एक वैकल्पिक ईंधन है जिसे वनस्पति तेलों, पशु वसा तथा खाद्य पदार्थों में प्रयुक्त तेल से उत्पादित किया जा सकता है। भारत में वैकल्पिक ईंधन के रूप में जैव ईंधन के उपयोग से पर्यावरण पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। बायोडीजल की महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि यह कार्बन तटस्थ होता है। तिलहन कार्बन डाइऑक्साइड की उतनी ही मात्रा को अवशोषित करता है जितनी किसी वाहन में ईंधन का दहन होने पर उत्सर्जित होती है। इसके अतिरिक्त बायोडीजल तीव्रता से जैव विघटित होने में सक्षम है तथा यह पूर्णतः गैर विषाक्त भी होता है। इस प्रकार कथन 1 और 2 दोनों सही हैं, अतः विकल्प सी इसका सही उत्तर होगा। देखिए आज के अपने दूसरे प्रश्न को। सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 की धारा 144 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने आधार की प्रासंगिकता को कवर करने के लिए इस धारा को अधिसूचित किया है। दूसरा, इसके तहत राष्ट्रीय सूचना केंद्र द्वारा असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए राष्ट्रीय डेटाबेस विकसित किया जा रहा है। तीसरा, इस धारा के अनुसार किसी भी श्रमिक को आधार के अभाव में सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित नहीं किया जाएगा। उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं? ए केवल 1 और 3, बी केवल 2, सी 1, 2 और 3, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन सी। देखिए इसकी व्याख्या। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने आधार की प्रासंगिकता को कवर करने के लिए सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 की धारा 144 को अधिसूचित किया है। यह अधिसूचना श्रम एवं रोजगार मंत्रालय को विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत लाभार्थियों के डेटाबेस के लिए आधार वितरण प्राप्त करने में सक्षम बनाएगी। राष्ट्रीय सूचना केंद्र द्वारा असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए राष्ट्रीय डेटाबेस विकसित किया जा रहा है जो अभी विकास के उन्नत चरण में है। इस पोर्टल का उद्देश्य सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ उन श्रमिकों तक पहुंचाने के लिए प्रवासी मजदूरों सहित असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का डाटा एकत्रित करना है। अंतरराज्यीय प्रवासी मजदूर केवल आधार कार्ड के विवरण के माध्यम से इस पोर्टल पर पंजीकरण कर सकते हैं। सामाजिक सुरक्षा संहिता की धारा प्रवासी मजदूरों सहित अन्य श्रमिकों के डेटाबेस को एकत्रित करने के लिए अधिसूचित की गई है। किसी भी श्रमिक को आधार के अभाव में सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित नहीं किया जाएगा। इस प्रकार कथन 1, 2 और 3 सही है और इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। अगले प्रश्न को देखते हैं। जोखिम आधारित पर्यवेक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इस मॉडल का उपयोग भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंकों, शहरी सहकारी बैंकों, गैर बैंकीय वित्तीय कंपनियों तथा अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों की गुणात्मक और मात्रात्मक निगरानी के लिए किया जाता है। दूसरा, यह पर्यवेक्षण सामान्यतः पूंजी पर्याप्तता, संपत्ति की गुणवत्ता, प्रबंधन, आय, तरलता एवं प्रणालीगत नियंत्रण मॉडल पर आधारित है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 ना ही 2।
आपने इसका सही उत्तर चुन लिया होगा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। भारतीय रिजर्व बैंक बैंकों, शहरी सहकारी बैंकों, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों तथा अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों की गुणात्मक और मात्रात्मक निगरानी करने के लिए जोखिम आधारित पर्यवेक्षण मॉडल का उपयोग करता है। रिजर्व बैंक ने उभरती चुनौतियों का सामना करने में वित्तीय क्षेत्र के कार्यकर्ताओं को सक्षम बनाने के उद्देश्य से बैंकिंग क्षेत्र के जोखिम आधारित पर्यवेक्षण की समीक्षा करने तथा उसे और अधिक मजबूत बनाने का निर्णय लिया है। यह समीक्षा प्रक्रिया मौजूदा RBS मॉडल में विद्यमान विसंगतियों को दूर कर इसे उभरती चुनौतियों का सामना करने में सक्षम बनाने और अधिक मजबूत करने में मदद करेगी। शहरी सहकारी बैंकों तथा गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का वार्षिक वित्तीय निरीक्षण लगभग पूंजी पर्याप्तता, संपत्ति की गुणवत्ता, प्रबंधन, आय, तरलता एवं प्रणालीगत नियंत्रण मॉडल पर आधारित है। इस प्रकार से कथन 1 और 2 दोनों सही हैं और इसीलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। बढ़ते हैं अपने चौथे प्रश्न की ओर। व्हाइट वेल्ड हेरॉन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह विश्व के दुर्लभतम पक्षियों में से एक है जो केवल भूटान, म्यांमार, श्रीलंका और अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। दूसरा, इसे IUCN की रेड डाटा बुक में संकटग्रस्त श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। तीसरा, इसे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 4 के अंतर्गत सूचीबद्ध किया गया है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही है? A केवल 1 और 2, B केवल 3, C केवल 1 और 3, D उपयुक्त सभी। क्या होगा सही उत्तर? ऑप्शन बी। व्याख्या देखते हैं इसकी। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के अंजाव जिले के बालोंग में एक दुर्लभ तथा मायावी पक्षी व्हाइट वेल्ड हेरॉन को देखा गया है। भारत में इसे पहली बार समुद्र तल से 1200 मीटर की ऊंचाई पर देखा गया है, जिसे इन पक्षियों की पारंपरिक सीमाओं से परे नए निवास स्थान की स्थापना के शुभ संकेत के रूप में देखा जा रहा है। इस क्षेत्र में इन पक्षियों के प्रजनन स्थलों की उपस्थिति भविष्य में इनके निवास के लिए एक सकारात्मक संकेत है, क्योंकि इनका प्रजनन काल फरवरी से जून तक रहता है। व्हाइट वेल्ड हेरॉन को IUCN की रेड डाटा बुक में गंभीर रूप से संकटग्रस्त श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। साथ ही यह वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 4 में भी सूचीबद्ध है। यह विश्व के दुर्लभतम पक्षियों में से एक है जो केवल भूटान, म्यांमार और अरुणाचल प्रदेश के नामदफा टाइगर रिजर्व में पाया जाता है। इसे लोहित जिले के निकटवर्ती कामलांग टाइगर रिजर्व में देखा गया था। इस प्रकार कथन 1 और 2 गलत है, जबकि कथन 3 सही है। तो इसीलिए इसका सही उत्तर क्या था? ऑप्शन बी। चलिए जल्दी से अपने अंतिम प्रश्न को देख लेते हैं। विनकोव-19 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, यह कोविड-19 के उपचार हेतु संभवतः पहली चिकित्सीय एंटीबॉडी युक्त विशिष्ट दवा है। दूसरा, इसका विकास कोशिकीय एवं आणविक जीव विज्ञान केंद्र द्वारा किया गया है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D ना तो 1 ना ही 2। क्या होगा इसका सही उत्तर? ऑप्शन सी। व्याख्या देखिए। CSIR की विविध प्रयोगशालाओं में एक कोशिकीय एवं आणविक जीव विज्ञान केंद्र ने कोविड-19 के उपचार हेतु संभवतः पहली चिकित्सीय एंटीबॉडी युक्त विशिष्ट दवा विकसित की है। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने विनकोव-19 के चरण 1 तथा चरण 2 के मानव परीक्षण हेतु मंजूरी प्रदान की है। शीघ्र ही इसका प्रयोग दिल्ली व राजस्थान में किए जाने की संभावना है। संक्रमण के आरंभिक चरण के दौरान इसका उपयोग किए जाने पर इसके परिणाम सर्वोत्तम हैं। चरण 1 और 2 के सफल परीक्षण परिणाम घोषित होते ही इसके आपातकालीन उपयोग का अनुमोदन किया जा सकता है और इसीलिए कथन 1 और 2 दोनों सही हैं और इसी प्रकार इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी।